कहानी एक नेता की जो भारत का प्रधानमंत्री था और श्रीलंका दौरे पर गया। वहां जाकर के श्रीलंका के राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने के साथ एक संधि होती है और उस संधि में यह तय होता है कि जो श्रीलंकन तमिल्स की समस्या चली आ रही है उसका समाधान भारत की मध्यस्थता से होगा। ठीक अगले ही दिन जब वो नेता गार्ड ऑफ ऑनर ले रहा होता है तो श्रीलंकन आर्मी का एक जवान उसके ऊपर जानलेवा हमला कर देता है। वो उस हमले में बाल बाल बच जाता है। ठीक 4 साल बाद जब वो नेता अपने इलेक्शन कैंपेन में जा रहा होता है तो श्री प्रेमदूर का वो ग्राउंड जहां वो रैली में प्रवेश कर रहा होता है तो एक मानव बम बनी धनु उस नेता की क्रूरता से हत्या कर देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की। नमस्कार, मैं अरमानजोत बराड़ और वी द पीपल ऑफ इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बारे में। राजीव गांधी की हत्या का मामला जो फिर से सुर्खियों में है क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके हत्यारों को रिहा कर दिया है और जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने यह कहा है कि वो रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। हम बात करेंगे राजीव गांधी की हत्या के उस अध्याय के बारे में। इसके तार श्रीलंका से जुड़े हैं, श्रीलंका की तमिल समस्या से जुड़े हैं। श्रीलंकन तमिल्स की समस्या दशकों से चली आ रही थी। जी हाँ, भारत की तरह श्रीलंका भी कभी अंग्रेजों का गुलाम था, ब्रिटिश कॉलोनी रहा था और श्रीलंका 1948 में जब आजाद हुआ तो वहां के सिन्हला पॉलिटिशियंस ने भारतीय तमिल्स को राइट टू वोट करने का हक नहीं दिया। फिर आया 1956 का फैसला जब यह कहा गया कि सिन्हला ही श्रीलंका की एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, जिसका मतलब यह था कि अब भारतीय तमिल्स सरकारी नौकरियां पाने के योग्य नहीं रहेंगे। जो सिन्हला भाषा नहीं जानते हैं वो सरकारी नौकरियां तक नहीं कर सकते, जिसका सीधा सीधा मैसेज ये था कि भारतीय तमिल्स जो श्रीलंका में रहते हैं वो दूसरे दर्जे के सिटीजन्स होकर रह जाएंगे। जितना क्रूर ये फैसला था उतना ही तीखा इसका विरोध हुआ और विरोध जो पहले अहिंसक था धीरे धीरे उसने हिंसा का रुख किया। हिंसक संगठन बनने लगे और इनमें से सबसे प्रमुख था 1976 में बना लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, जिसके फाउंडर थे वेलुपेले प्रभाकरन। प्रभाकरन वो आदमी था जिसने राजीव गांधी की हत्या की। इसके बाद आता है 1980 का वो दौर, 1980 का काला दौर जो श्रीलंका में हिंसा हुई। उसकी कीमत भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। एक एक करके इन फैसलों को देखते हैं। सबसे पहले आता है 1983 का वो ब्लैक जुलाई जिसे हम कहते हैं। इस 23 जुलाई को लिट्टे के आतंकवादियों ने श्रीलंकन आर्मी के 13 जवानों की हत्या की, जिसके बाद पूरे श्रीलंका में दंगा भड़क गया। जाफना में तो पूरी सरकार की देख रेख में ये दंगा हुआ और कहा जाता है कि जो दंगाई आ रहे थे वो आर्मी के ट्रक्स के जरिए वहां लाए गए और उनके हाथ में वोटर लिस्ट थी, जिसकी वजह से वो तमिल्स के घर को आइडेंटिफाई कर पा रहे थे और एक एक करके तमिल्स को मारा गया। जिसके बाद तमिल इलम, एक अलग तमिल देश की मांग जो थी वो श्रीलंका में उग्र हो गई। ये आंदोलन उग्र हो गया और इसमें भारत सरकार अपनी पूरी नजर टिकाए हुए था। उस टाइम के इंडिया टुडे मैगजीन में शेखर गुप्ता ने एक आर्टिकल में ये लिखा है कि जो उन दिनों भारत में चल रहा था दैट वाज द कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस, क्योंकि ये न्यूज रिपोर्ट्स में उस समय दिया गया है कि भारत में तमिलनाडु की जो स्टेट गवर्नमेंट थी, स्टेट के जो सीएम थे एम.जी. रामचंद्रन, वो तमिल्स को लेके काफी सिंपैथी रखते थे और वो लिट्टे के टेररिस्ट को तमिल सरकार वहां ट्रेनिंग भी दे रही थी और उनको हथियार भी मुहैया करवा रहे थे और भारत सरकार ये सब देखते हुए मूक दर्शक बनी हुई थी। जी हाँ, 1983 की इंदिरा गांधी सरकार। फिर आता है 1987 का वो दौर जब बैठकें शुरू होती हैं और भारत मध्यस्थता करने के लिए राजी हो जाता है और इसी बीच चलते हुए, इसी कड़ी में चलते हुए साइन होता है
29 जुलाई 1987 को भारत और श्रीलंका के बीच पीस अकॉर्ड, और अगले दिन 30 जुलाई 1987 को जब राजीव गांधी गार्ड ऑफ ऑनर लेने जाते हैं तो श्रीलंकन आर्मी का जवान जो सिन्हला था, जो सिन्हला आबादी भारत के खिलाफ हो रही थी, जो भारत को एक बाहरी ताकत बता रही थी और जो ये कह रही थी कि भारत एक बाहरी ताकत है और वो श्रीलंका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो उस जवान ने भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी पे जानलेवा हमला किया, पर राजीव गांधी इस हमले में बाल बाल बचे। एक सवाल यहाँ पे ये है कि जो समझौता था वो हुआ श्रीलंका और भारत के बीच, और समझौते की टर्म्स ये थी कि जो श्रीलंकन आर्मी है वो नॉर्दर्न श्रीलंका से विड्रॉ करेगी और इंडियन आर्मी वहां आएगी और लिट्टे के आतंकवादी और बाकी अन्य तमिल संगठन जो वहां पे हिंसक विद्रोह कर रहे हैं उनसे सरेंडर करवाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे ये है कि जिस दिन ये समझौता हुआ, प्रभाकरन लिट्टे का फाउंडर वो कहाँ था? आप हैरान हो जाएंगे, वो उस दिन था अशोका होटल न्यू दिल्ली, कमरा नंबर 518 एज अ गेस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, आपने सही सुना, उससे पहले प्रभाकरन दिल्ली आता है और एज अ गेस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो अशोका होटल में ठहरा हुआ था, और 28 जुलाई की रात वो 1.5 घंटे की बैठक करता है 7 रेस कोर्स रोड, जी हाँ 7 RCR, भारत के प्रधानमंत्री के घर में, जहां पे भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और प्रभाकरन के बीच होता है द जेंटलमैन्स एग्रीमेंट, जिसमें यह कहा जाता है कि प्रभाकरन अगर इस संधि का समर्थन नहीं करेगा तो इसका विरोध भी नहीं करेगा। और अगले दिन खुद वो प्रभाकरन प्रेस को स्टेटमेंट देता है कि मैं भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के रुख से सहमत हूं, उनके दिल में भारतीय तमिल्स को लेके बहुत तकलीफ है और मैं आशा करता हूं कि वो इस मुद्दे को सुलझाने के लिए हमारी बहुत मदद करेंगे। तो ऐसा क्या हुआ कि वही प्रभाकरन जिसने द जेंटलमैन्स एग्रीमेंट राजीव गांधी के साथ किया, उसी ने ठीक 4 साल बाद हमारे भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जान ली। उसके बाद प्रभाकरन 2 अगस्त 1987 को श्रीलंका लौट जाता है। वो कोलंबो एयरपोर्ट में जब उतरता है, वहां से उसको जाफना ले जाया जाता है और इंडियन आर्मी की देख रेख में उसे अपने हेडक्वार्टर्स तक पहुंचाया जाता है। और फिर शुरू होता है लिट्टे का सरेंडर ऑफ आर्म्स, हथियारों का सरेंडर। लिट्टे 3 अगस्त से 21 अगस्त तक बारी बारी हथियारों का सरेंडर इंडियन आर्मी के आगे करता रहता है, पर 21 अगस्त को ये कहकर प्रभाकरन ने सरेंडर करने से मना कर दिया कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ, जो अन्य तमिल संगठन हैं जो लिट्टे के खिलाफ हैं, उनको हथियार दे रहा है। और इसके बाद एक लिट्टे के पॉलिटिकल विंग के जो लीडर थे थेलप्पन हंगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं, भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं कि जो हमारा श्रीलंका और भारत का समझौता हुआ है उसकी शर्तों को लागू करने में श्रीलंकन सरकार आनाकानी कर रही है, तो उसको लागू करवाया जाए। उस थेलप्पन की अपनी भूख हड़ताल के 12वें दिन मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद फिर से श्रीलंका में दंगे भड़क जाते हैं और अब जो लिट्टे था वो इंडियन आर्मी के कंट्रोल से बाहर चला जाता है, इंडियन कंट्रोल से बाहर चला जाता है। और इसके बाद हमारे कुछ कमांडोज जो एक आर्मी जीप में पेट्रोल लेने जा रहे थे, उनको किडनैप किया जाता है और जिंदा जला दिया जाता है और इनकी लाशों को जाफना में लटका दिया जाता है। फिर आता है 9 अक्टूबर 1987 को हमारे सेना के चीफ के सुंदर जी का वो बयान, जिसमें वो कहते हैं कि IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस जो आई थी श्रीलंका में इस मकसद के साथ कि वो लिट्टे से सरेंडर करवाएंगी और वहां पे इलेक्शंस होंगे और लोकतंत्र की बहाली होगी, पर वो खुद IPKF इस ऐलान के बाद लिट्टे के साथ एक वॉर में उलझ जाती है और शुरू होती है IPKF और लिट्टे की वॉर। पर अगले ही साल 1988 में दिसंबर के महीने में श्रीलंका में जनरल इलेक्शंस होते हैं और जनवरी के पहले हफ्ते में चुन के आते हैं श्रीलंका के नए राष्ट्रपति, और वो जो है लिट्टे के साथ हाथ मिला लेते हैं। जी हाँ, हमारी राजनीति की तरह डिप्लोमेसी भी बड़ी मजेदार होती है। यहाँ पे कब कोई दुश्मन दोस्त बन जाता है राजनीति की तरह पता ही नहीं चलता। और हमारी जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस वहां श्रीलंका की हिमायत करने गई थी, अब श्रीलंका भी
श्रीलंकन सरकार भी उनसे पल्ला झाड़ लेती है और वो एक हॉस्टाइल टेरिटरी में फंस जाते हैं। और यहाँ पे मजे की बात यह है कि भारत में भी इस डेक्लेरेशन ऑफ वॉर का तीखा विरोध होता है। सारी की सारी नेशनल पार्टीज इसके खिलाफ संसद तक स्टेटमेंट्स देती हैं और इवन रीजनल पार्टीज डीएमके जो इस लिट्टे के ऊपर वॉर की डिक्लेरेशन का विरोध कर रही होती हैं उसके हक में खड़ी हो जाती हैं और बेचारे इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस एक हॉस्टाइल टेरिटरी में फंस जाते हैं। इसके बाद 1989 में भारत में होते हैं जनरल इलेक्शंस। बफोर्स तोप पे सवार हमारे वीपी सिंह जनता दल पार्टी से जीत के आते हैं और राजीव गांधी को चित कर देते हैं। राजीव गांधी सत्ता से बाहर होते हैं, वीपी सिंह की एंट्री होती है। वो कहते हैं कि आईपीकेएफ वहां से विड्रॉ करेगा और आईपीकेएफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को श्रीलंका से वापस बुला लिया जाता है। और 24 मार्च 1990 को पूरी की पूरी इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस श्रीलंका से वापस आती हैं। खैर वीपी सिंह की गाड़ी मंडल और कमंडल की राजनीति के चलते हुए भेंट चढ़ती है तो आते हैं चंद्रशेखर जी भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाते हैं। तो 1991 में भारत में होते हैं फिर से जनरल इलेक्शंस। उन इलेक्शंस में राजीव गांधी की आंधी चलती है और सब जगह से ये सर्वेज आते हैं कि राजीव गांधी फिर से जीतने वाले हैं, जिससे डर के प्रभाकरण वो प्लान बनाता है और जिसके तहत धनु एक मानव बम बने श्री प्रेमादूर की उस रैली स्थल में पहुंचती है जहां राजीव गांधी रैली को संबोधन करने आ रहे होते हैं और वहां पे राजीव गांधी की क्रूरता से हत्या कर दी जाती है। जी हाँ, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या होती है। सवाल ये है कि इस सब में हमने हासिल क्या किया। हम वहां गए थे श्रीलंकन तमिल्स का मुद्दा सुलझाने, वो आज तक चल रहा है। वही प्रभाकरण जिसने राजीव गांधी की हत्या करवाई उसकी भी हत्या 2009 में श्रीलंकन आर्मी के द्वारा कर दी जाती है। आज भी श्रीलंकन तमिल्स के ह्यूमन राइट वायलेशंस वहां चल रहे हैं। आज भी श्रीलंका में स्थिर सरकार नहीं है और इस सब के बीच अगर कुछ गुमनाम हो गया है तो वो 1248, जी हाँ 1248 सैनिक जो श्रीलंका में शहीद होते हैं, हमारे इंडियन आर्मी के वो सैनिक। आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।